जो भी तेरे पास सब उसकी अमानत है, अपनी समझ लेना अमानत में खयानत है जो भी तेरे पास सब उसकी अमानत है, अपनी समझ लेना अमानत में खयानत है, सब कुछ तेरा ये मान ले, सब कुछ तेरा हो जाएगा, सब कुछ तेरा ये मान ले, सब कुछ तेरा हो जाएगा, चिंता सभी मिट जाएगी और मन विमल हो जाएगा, सब सौंप दो प्यारे प्रभु को। आकाश से ऊंची तुम्हारी भावनाएं हो, दिल हो बड़ा सबके लिए शुभ कामनाएं हो, आकाश से ऊंची तुम्हारी भावनाएं हो, दिल हो बड़ा सबके लिए शुभ कामनाएं हो, कल्याण करता चल तेरा खुद ही भला हो जाएगा, कल्याण करता चल तेरा खुद ही भला हो जाएगा, आजाद हो पिंजरे से पंछी फिर निकल उड़ जाएगा, सब सौंप दो प्यारे प्रभु को, सब सरल हो जाएगा, सब सौंप दो प्यारे प्रभु को, सब सरल हो जाएगा। जीवन कमल मुस्काएगा, सब सौंप दो प्यारे प्रभु को। ओम शांति। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आज के इस वेबिनार में अनलॉक द इनर वर्ल्ड, इस विषय पर हम कुछ मन का मंथन आपके साथ में शेयर करेंगे। आप सभी ने अपना अनमोल समय निकाला है। आशा करती हूँ इस विषय पर आपका भी जरूर कुछ चिंतन चला होगा। क्योंकि आध्यात्मिक परिप्रेक्ष्य से हूँ तो कुछ स्पिरिचुअल सॉल्यूशन देने का प्रयास करूंगी। वर्तमान समय हम सभी पेंडेमिक के इस दौर में अनलॉक की प्रक्रिया से गुजर रहे हैं। तो वो बाहरी दुनिया में तो जो लॉकडाउन था उसको खोल दिया गया और अनलॉक कर दिया गया, परंतु फिर भी हिदायत यही मिल रही है
कि कोशिश करके आवश्यकता ना हो तो अंदर ही रहे, सेफ रहे। और ये हम सब सुनते रहते हैं। अब बाहर नहीं जा सकते हैं, परंतु हम सबको जर्नी की आदत पड़ी है, यात्रा की आदत पड़ी है। हम सभी इसीलिए जीवित है क्योंकि हम कुछ ना कुछ करते हैं, हम एक्टिव है, एक्टिविटी करते हैं। और ये हर व्यक्ति का स्वभाव है। आत्मा जब से धरती पर आई है तब से ही उसने चलना फिरना, बोलना, हिलना डुलना, क्रियाएं शुरू कर दी। अब अगर उसको क्रियाओं के बिना रहना हो तो कदाचित पॉसिबल ही नहीं है। ऐसे दौर में अब हमें अपने आप के जगत को, जिसको अंतर जगत कहते हैं, उस अंतर जगत के द्वार खोलने का समय है। आज तक हम कहते थे हम इतने व्यस्त हैं, हम इतने रिस्पॉन्सिबल है, हमारे ऊपर इतना ज्यादा तनाव है, जिम्मेदारियां हैं और कई प्रकार की उलझने हैं, सो हम कैसे अपने अंतर जगत को भी निहारे। वो तो शायद कभी सभी प्रवृत्तियों से फ्री होकर जंगल में चले जाएंगे, एकांत में चले जाएंगे, तब कर पाएंगे। परंतु आज हर चीज हम घर बैठे करते हैं। अगर हम लर्निंग घर बैठे करते हैं, अगर हम बिजनेस घर बैठे करते हैं, अगर हम एग्जाम घर बैठे ऑनलाइन दे रहे हैं, शॉपिंग हम घर बैठे करते हैं, एक क्लिक सारी दुनिया के बहुत से कारोबार चल रहे हैं, तो क्यों नहीं हमें जो काफी समय से दिल में तमन्ना है कि मेरे अंतर के रहस्य को मैं जानूं, वो भी हम घर बैठे एक क्लिक से करें। तो ऑनलाइन अथवा तो एक क्लिक से मैं अपने अंतर जगत के उन दृश्यों को देख पाऊं, उस आनंद को महसूस कर पाऊं, वो क्या तरीका है। तो सबसे पहले मुझे अपने आप से कुछ तो प्रश्न पूछने हैं। हर एक अपने आप से ये प्रश्न पूछेंगे। सबसे पहला, जो मैं प्रतिदिन अनेक बार प्रयोग करती हूँ, मैं और मेरा, वो मैं बोलते समय, वो मेरा बोलते समय मेरी कॉन्शियस में, मेरी स्मृति में कौन सा स्वरूप होता है। मेरा स्वरूप जो मैं महसूस करके मैं बोलती हूँ, वो कौन सा स्वरूप होता है। तो हम सभी जान सकते हैं कि हम इस देह के भान को, इस पंच तत्वों के शरीर को लेकर के ही मैं और मेरा बोलते हैं। लेकिन आज हमें कुछ अलग अनुभूति की ओर बढ़ना है, और वो अनुभूति है कि वाकई जो सोच रहा है, जो बोल रहा है, मुझे उसको अनुभव करना है। और वो एक अलग शक्ति है, जिस शक्ति को ही किसी ने स्पिरिट कहा है, किसी ने सोल कहा है, किसी ने आत्मा कहा है, किसी ने चेतना कहा है। उसी मैं को रियलाइज करते हुए ही हम अंदर के द्वार को खोल पाते हैं। अगर मेरे अंतर जगत का द्वार बंद है तो उसकी सबसे बड़ी वजह है मेरा देह का भान अथवा अहम। अहम अहंकार इतना हमने पकड़ के रखा हुआ है, जो मैं नहीं हूं, जो मेरी वास्तविकता नहीं है, लेकिन उसी को मैंने बहुत समय से जकड़ के रखा हुआ है, जो विनाशी है, जो बदलता रहता है, पल पल बदल जाता है। ऐसा मेरा स्वरूप, वो है मेरा देह का स्वरूप। मेरा नाम, मेरी कास्ट, मेरा कलर, मेरी एज, मेरी फैमिली, मेरी सरनेम, मेरी आइडेंटिटी, मेरी क्वालिफिकेशन, मेरी डेजिग्नेशन, इन सब को ओढ़ करके हमने कहीं ना कहीं हमारे उस असली मैं को छुपा दिया है।
इतना मिनिमाइज हो गया है वो मैं कि उसे महसूस करने के लिए बहुत सारे आवरणों को हटाने की आज जरूरत पड़ रही है। पहले एक एक आवरण को हटाते जाते हैं और कुछ देर के लिए ही सही, लेकिन उस मैं को, खुद को देख के ही रहना है। पहला आवरण, मेरा पद, मेरी प्रतिष्ठा। जरा सा विचार करें कि जब एक व्यक्ति हॉस्पिटलाइज होता है तो डॉक्टर ये नहीं कहते हैं कि फलाना इंडस्ट्रियल है, फलाना पोएट है, फलाना बिजनेसमैन है। वो कहता है मेरा पेशेंट है। एडमिट होते ही आपका नाम चेंज हो जाता है, आप एक पेशेंट होते हैं, राइट? अगर आप ट्रेन में सफर करते हैं तो वो ट्रेन में आपका डेजिग्नेशन जो भी हो, आपका नाम जो भी हो, लेकिन आप एक पैसेंजर होते हैं, राइट? आपका नाम आता है पैसेंजर लिस्ट में। उस पैसेंजर की कोई डेजिग्नेशन नहीं, केवल नाम, एज और आपके सामने लिखा होता है पैसेंजर। फर्स्ट क्लास का पैसेंजर, सेकंड क्लास का पैसेंजर, स्लीपर क्लास का पैसेंजर, तब आप हो जाते हैं पैसेंजर। जब कभी किसी कंपनी में आप कोई सामान खरीदते हैं तो उस सामान का बिल होता है, उसमें ऊपर लिखा आता है क्लाइंट। तब आप क्या बन जाते हैं? एक क्लाइंट बन जाते हैं, एक ग्राहक होते हैं। यानी कि जो आपका डेजिग्नेशन है ये तो समय प्रति समय बदल रहा है। कहीं आप पिता है, कहीं आप बालक है, कहीं आप ग्राहक है, तो कहीं आप एक पैसेंजर है, कहीं आप किसी लाइन में खड़े हुए वेटिंग है, तो कहीं पर आप बॉस है, कहीं पर आप किसी के जूनियर है, तो कहीं आप किसी के सीनियर है। तो ये सारा जो भी है पहला आवरण, उसको हम कुछ देर के लिए भूल जाएं, क्योंकि ये तो पल पल बदल रहा है। मैं अपनी माँ के सामने बालक होता हूँ तो अपने बेटे के सामने पिता होता हूँ। मैं अपने पड़ोसी के सामने एक पड़ोसी होता हूँ तो एक दोस्त के साथ में दोस्त होता हूँ। तो ये मेरे संबंधों का स्वरूप, ये भी बदलता रहता है। तो मैं इसमें भी नहीं हूं, इसको भी थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं। जब कभी आप कहते हैं कि मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, चलिए इस आइडेंटिटी को भी थोड़ी देर के लिए आगे बढ़ने के लिए विचार कर लेते हैं कि आपने इस धरती पर पुरुष के रूप में जन्म लिया तो आपको बार बार ये याद दिलाया गया, तुम एक मेल हो, तुम एक पुरुष हो, और वही आइडेंटिटी को हमने पकड़ लिया। परंतु हम सब जानते हैं कि जो आत्मा मां के गर्भ में आती है वो स्त्री या पुरुष के रूप में नहीं, वो आत्मा आती है। स्त्री या पुरुष ये भेद तो केवल इस शरीर का है, और इस शरीर के भेद को हम सब ने समझा है और उसे अपना लिया है, परंतु उसको भी कुछ देर के लिए हटाते जाते हैं। अब नजर आती है क्या? ना मैं डॉक्टर, इंजीनियर, लेखक, कवि, माता, पिता, भाई, पड़ोसी, ये कुछ भी नहीं हूं। मैं स्त्री, पुरुष, ये भी नहीं हूं। मैं जो बोल रहा हूं, मैं जो सुन रहा हूं, वो मैं कौन हूं? इन सब से परे हूं। और उस मैं को मुझे देखने का प्रयास करना है, उस तक पहुंचना है। मस्तक के बीचों बीच अपने आप को जरा कुछ देर के लिए एक ज्योति स्वरूप में, लगभग यहां से 2 इंच जितना अंदर, और अगर ऊपर से देखेंगे तो लगभग
2.5-3 इंच नीचे, बिल्कुल मध्य भाग में। अगर आप शारीरिक विज्ञान की दृष्टि से देखें तो मस्तिष्क के मध्य भाग में एक बिंदु, एक चेतना, उस चेतना के स्वरूप में कुछ देर के लिए अपने को बिठाइए। वो चेतना क्या है? जो सोच रही है वो अंदर से मस्तिष्क के बीच से वो चेतना सोच रही है। आप जो सुन रहे हैं वो उस मस्तक के बीच में चेतना सुन रही है। महसूस करिए, कानों से आवाज अंदर जा रही है, परंतु सुनने वाला वो मस्तिष्क के बीच चेतना है। उस चेतना में क्या है? अब उस वर्ल्ड को, उस मेरे आंतरिक जगत को मुझे देखना है। सबसे पहले मुझ में, जिसे चित्त कहते हैं, जिसे कोई मन कहता है, जिसे संकल्प शक्ति कहते हैं, वो सबसे पहली मेरी आइडेंटिटी है या मुझ में सबसे बड़ी विशेषता है। तो मैं मस्तक के बीच ज्योति स्वरूप आत्मा और मुझ में सोचने की शक्ति मेरा चित्त, जो सुन भी रहा है, सोच भी रहा है। चित्त की वृत्ति का निरोध करना, जिसको पतंजलि योग में कहा गया, इसी को योग कहते हैं। परंतु आध्यात्मिक ज्ञान से, राजयोग से मैं आपको एक अनुभव युक्त बात कहती हूं, निरोध नहीं करना। पहले जस्ट उसे देखिए, मेरा चित्त कैसे काम करता है। जब भी मैं सवेरे उठकर दर्पण में अपना मुंह देखती हूं, मेरे चित्त में कौन सा ख्याल आता है? सुबह सुबह का पहला थॉट वो आत्मा क्रिएट करती है। वो चित्त है, वो मन है। मन जो कि सोचता भी है, कल्पना भी करता है, महसूस भी करता है। कहते हैं ना, आज मन बड़ा उदास है, आज मन करता है गीत गाऊं, मन करता है दोस्तों से मिलूं, मन करता है खुशियां बांटूं। जैसी मन की अवस्था वैसा करने को उमंग आता है। तो मेरे आंतरिक जगत का पहला साथी, पहला मेंबर, वो है मेरा यह चित्त अथवा मन। इस मन की क्या वृत्ति है? चित्त वृत्ति कहते हैं ना। हर व्यक्ति एक दूसरे से अलग है और वो अलग मात्र उनकी वृत्ति के कारण है। मन की वृत्ति सबकी अलग अलग है। देखिए, एक ही जगह पर बहुत से लोग इकट्ठे हुए हैं, दृश्य एक ही चल रहा है, परंतु जैसी जिसकी मनोवृत्ति, वैसा उस दृश्य को वो देखता है। आपने एक कहानी तो सुनी होगी कि एक राजा के दरबार में रात्रि को मनोरंजन कार्यक्रम चल रहा था। उस मनोरंजन कार्यक्रम में एक नर्तकी नृत्य कर रही थी और वहां पर राजा भी बैठे हुए थे, राजा के परिवारजन भी बैठे हुए थे, मंत्री भी थे, कुछ सभा के और सदस्य भी थे, और वो नर्तकी के साथ का उनका म्यूजिक का जो ग्रुप था वो भी था। सभी लोग बैठे हुए थे, राजा बड़ा आनंद ले रहा था। अब
नर्तकी के पांव धीरे धीरे थकने लगे और जैसे वो थकने लगी तो देखा जो साथ में गाना गा रहा था, उसने देखा कि ये नर्तकी थकने लगी है, परंतु ये तो राजा का दरबार है और यहाँ पर हमारा परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होना चाहिए और इसके थकने से तो हमारा ये कार्यक्रम अच्छा नहीं लगेगा। उसने अपने तान में गीत में एक लाइन ऐड करके गाना शुरू किया कि बहुत गई थोड़ी रही, अब थोड़ी भी पूरी हो जाएगी, इसलिए संभाल खुद को, संभाल खुद को। ये शब्द गाया, नर्तकी के कान में पड़ा, वो समझ गई कि मेरा साथी मुझे इशारा दे रहा है कि मुझे थकना नहीं है। हालांकि मुझे थकान लग रही है, परंतु आज का ये शो बहुत वंडरफुल है और इसमें मेरा परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होना चाहिए। तो उसके वो शब्द सुनते ही उसके पैरों में जान आ गई और वो तेज गति से फिर से अपना परफॉर्मेंस करने लगी। ये उसकी मनोवृत्ति पर प्रभाव पड़ा। अब वहां पर ही राजा जो बैठे थे, उसने जब ये लाइन सुनी तो ये लाइन सुनते ही राजा का मन और कुछ सोचने लगा। राजा बहुत दिनों से सोच रहा था कि मैं निवृत्त हो जाऊं और अपने बेटे को जवाबदारी सौंप दूं, परंतु बहुत दिन से उसे लग रहा था कि नहीं, अभी तक तो मैं संभाल पा रहा हूं और मैं देखूंगा कि मेरा बेटा योग्य बना है, तब मैं सौंपूंगा। लेकिन आज जैसे उसने सुना कि बहुत गई थोड़ी रही और थोड़ी भी अब जाएगी, तो तुरंत ही उसने सोचा कि अब ये थोड़ी भी चली जाएगी, मैंने जीवन भर राज्य किया, कारोबार संभाला, कभी भी आत्म कल्याण तो मैंने किया ही नहीं। तो आज मुझे इस कार्यक्रम के माध्यम से ये बड़ा अच्छा मैसेज मिला है। आज का आनंद पूरा होते ही मैं अपने बेटे को अपना राज्य सौंप दूंगा। शब्द वही, राजा के मन में प्रभाव पड़ा वो अलग था कि मैं अपनी जवाबदारियां अब सौंप दूंगा। वहां पर ही राजकुमार बैठा था जो बहुत दिनों से सब प्रकार से राज्य चलाने की ट्रेनिंग ले चुका था। उस राजकुमार के मन में बहुत बार आता था कि मेरा पिता कब मुझे राज्य सौंपेगा, और पिछले कुछ दिनों से पिता के साथ उसका व्यवहार भी बहुत अच्छा नहीं रहा था। तो इस कारण से उसने बहुत मन में चिंतन और चिंता होने लगी थी। उस वजह से एक थॉट क्रिएट किया था कि अगर मेरे पिता ने समय रहते मुझे राज्य नहीं सौंपा तो आज मैं कुछ ऐसा कर दूंगा, क्योंकि मैं राजा के सबसे नजदीक हूं, तो इस राजा को, मेरे पिता को रास्ते से हटा के और राज्य ले लूंगा। पर राज्य तो अब मुझे लेना ही चाहिए, नहीं तो मेरा भी समय कब आएगा। वो इसी सोच से बहुत दिनों से गुजर रहा था। लेकिन जैसे ही गाना बजा और ये लाइन सुनी कि बहुत गई थोड़ी रही, संभल जा संभल जा, तो उसने सोचा वैसे ही मेरे पिता वृद्ध तो हो ही गए हैं, और कितने दिन वो संभालेंगे, राज्य तो मेरा ही है, संभालना तो मुझे ही है। तो मैं कुछ देर और अपनी इसी धीरज को, अपनी इसी संयम को बनाए रखता हूं और राज्य तो मुझे मिल ही जाएगा। उसने अपने मन से उस विचार को त्याग दिया कि नहीं नहीं, ऐसा कोई काम मुझे नहीं करना है जल्दबाजी में, राज्य तो मेरा ही है, मुझे मिल जाएगा। तो उनकी मनोवृत्ति पर यह प्रभाव पड़ा। वहां पर राजा की बेटी राजकुमारी भी बैठी थी। राजकुमारी बहुत दिन से अपने पिता को कह रही थी कि मुझे फलाना फलाना देश का राजकुमार बहुत पसंद है और आप मेरी उनके साथ ही संबंध करा दीजिए। लेकिन राजा कह रहा था कि विचार करेंगे, विचार करेंगे। तो उस राजकुमारी के मन में एक बात आ गई थी कि अब तो मेरी उम्र हो गई है और अगर अभी भी मेरे पिता नहीं समझ रहे हैं तो कहीं बहुत देर न हो जाए। तो मैं अगर आज देख लेती हूँ,
मेरे पिता मेरे भाग्य का फैसला कर लेते हैं तो अच्छी बात है, वरना मैं चुपचाप घर से निकलकर और अपना जीवन उस राजकुमार के साथ में शुरू कर दूंगी। ये विचार उसके मन में चल रहा था। लेकिन जैसे ये लाइन सुनी, उसका मन भी थोड़ा सा हलचल में आया कि जब मेरे पिता का इतना नाम है, मैंने भी बचपन से पिता की सब बातें मानी है, हमारे राज्य का इतना ऊंचा नाम है, अगर मैंने कोई ऐसा वैसा कदम उठाया तो ये सारा प्रभाव जो है ये कम हो जाएगा। तो मुझे आज बहुत अच्छा मैसेज मिला है कि मैं संभल जाऊं और कुछ देर और संभल के और अपने आप को आगे बढ़ाऊं। देखती हूँ मेरा पिता जरूर समझेगा। और इस प्रकार सबके मन में अलग अलग प्रभाव पड़ा। सभा में एक चोर भी घुस आया था और वो ये सोच रहा था कि बहुत दिन से कहीं कुछ हाथ मारने को नहीं मिला, आज तो सब इस कार्यक्रम में मगन है, तो क्यों नहीं कुछ हाथ मार के चला जाऊं, राज अधिकारी बन जाऊंगा, कुछ न कुछ मुझे एक अच्छा धन मिल जाएगा। तो उसने भी जब ये लाइन सुनी तो उसे लगा कि कहीं ना कहीं कुदरत का इशारा मेरी तरफ ही है कि मैं इतना समय जब अपने मेहनत से कमाया है तो आज भी मुझे अपनी मेहनत से कहीं ना कहीं कुछ मिल जाएगा, मैं राजा के सामने अपना रिकॉर्ड क्यों खराब करूं। तो देखिए ये छोटी सी बात है कि दृश्य एक ही है, स्थान एक ही है, शब्द एक ही है, परंतु हरेक के मन पर अलग अलग प्रभाव पड़ता है। ये किससे पड़ता है? जैसी जिसकी मनोवृत्ति। तो कभी कभी जो हम कहते हैं कि ये संसार बड़ा मतलबी है, इस संसार में सब धोखेबाज है, अथवा तो इस संसार में कोई सुख नहीं है, तब ये चीजें हमें इसलिए ऐसी लग रही होती है कि कहीं ना कहीं मेरी मनोवृत्ति किसी को सुख देने की, किसी को साथ देने की, किसी को प्रेम देने की, किसी को अपना समझने की नहीं रही है। हो सकता है उसके कई कारण हो। आज कुछ लोग लालची प्रवृत्ति के होते हैं, तो ये लालची मनोवृत्ति क्यों बनी है? क्योंकि उन्होंने पहले कुछ अपनी मेहनत से करना चाहा होगा, परंतु हर बार किसी और को लाभ मिल गया होगा और वो वंचित रह गया होगा। धीरे धीरे उसकी ये प्रवृत्ति, मनोवृत्ति बन जाती है कि मैं अपने पास चीजों को संभालूं, नहीं तो मेरे पास कुछ भी नहीं बचेगा, और वो धीरे धीरे लालची बन जाता है। शुभ वृत्तियां भी धीरे धीरे पनपती है। तो अब मुझे अपने आप को आत्म स्वरूप में देखकर अपने उस चित्त को, वृत्ति को चेक करना है। मेरी आंतरिक वृत्ति हर वक्त कैसी रहती है? मैं पहले सब चीज ले लूं, मैं खुश हो जाऊं, मेरा काम हो जाए, मैं प्राप्त कर लूं, या सबका होगा, सबको दूं, सबको सुख बांटूं, मुझे तो मिलेगा ही। किस तरह की मेरी वृत्ति है? जरा देखें। हम पूजा करते हैं देवताओं की, पूर्वज है हमारे। हम आदि सनातन देवी देवता धर्म में देवी देवताओं को मंदिर में देखते हैं, किस मुद्रा में? हर वक्त इस मुद्रा में होते हैं, देने की मुद्रा। लक्ष्मी जी को देखते हैं तो इस तरह से, देने की मुद्रा। हमारे पूर्वज देवता थे और वो हर वक्त इस वृत्ति में रहते थे कि सबको कुछ मिले, मुस्कान ही में दे दूं, वरदान ही दे दूं, मीठे शब्द ही दे दूं, जो मुझसे मिले कुछ दे दूं। इसलिए उनको देवता कहते थे। और आज हम सब की वृत्ति सभी से मिलते हुए हर जगह पर क्या रहती है? चेक करना। मेरे अंतर जगत के हिसाब से क्या मैं देवता हूं? मेरा इस तरह का पोज है, या मैं हर जगह पर यह सोचती हूं मेरा काम हो जाए, निकलते बनो, मुझे पार्किंग मिल जाए, मेरा नंबर पहले आ जाए। दर्शन में भी लोग मंदिर में दर्शन करने जाते हैं, तब भी हर जगह ये सोचते हैं कि शॉर्टकट नहीं है, मेरा जल्दी से दर्शन करा दो, मुझे फ्री कर दो। अरे स्मशान में भी
व्यक्ति किसी का मुर्दा जलते देखता है तब भी उसके अंदर संयम नहीं होता है। वो कहता है कब मैं यहां से जल्दी से निकल पड़ूं। तो ये जो हर समय एक चांस लेना, नंबर लेना, ये मेरी वृत्ति है, तो ये कहीं भी देवताई वृत्ति तो नहीं है, मेरी वृत्ति लेवताई वृत्ति है। तो मुझे अपनी वृत्ति को चेक करना है। मैं हर समय मांगता रहता हूं या मुझे देने की भावना रहती। कल ही मैंने एक चुटकुला सुना। एक बस कंडक्टर, एक लड़का जो रोज बस में स्कूल जाता था, उसको कहता है कि तुम हर समय गेट के पास क्यों खड़े रहते हो? तुम्हारा पिता क्या चौकीदार है? तुम्हें भी ऐसा ही सिखाया है चौकीदारी करना? तुम गेट पे ही खड़े रहते हो, बैठने की जगह होती है तब भी नहीं बैठते हो। वो बेटा भी बड़ा शरारती था। उसने बोला, कंडक्टर साहब, आप हर वक्त हमसे पैसा क्यों मांगते रहते हो? आपके पिताजी भिखारी थे क्या? देखिए, जैसा व्यक्ति के सामने प्रश्न, वैसा ही उसकी वृत्ति से उत्तर आता है। तो ये है आंतरिक वृत्ति। मैं वो नहीं हूं जो दुनिया मुझे देखती है, मैं वो हूं जो मेरे अंदर प्रक्रिया चलती है। 10% मेरी व्यक्तित्व का हिस्सा वो है जो दुनिया जानती है, जिसको मैंने पहले कहा, आपकी कास्ट, आपका कलर, आपकी फिगर, आपकी बाह्य पर्सनालिटी, आपका क्वालिफिकेशन, डेजिग्नेशन, आपका घर, आपकी गाड़ी, आपका बंगलो, जो भी कुछ है, ये सब जो दुनिया जानती है, दूसरे लोग जानते हैं, ये मेरे व्यक्तित्व का केवल 10% है। लेकिन जो दुनिया नहीं जानती, कोई और नहीं जानता है, वो मेरी व्यक्तित्व का हिस्सा है 90%, जो हिडन है दुनिया वालों के लिए। उस 90% को सिर्फ कोई जान सकता है, तो वो मैं खुद। अब अगर उस 90% को मैंने नहीं जाना, नहीं चेक किया, तो मेरे अंदर जो भी मेरी अभिव्यक्ति है, जो मेरा परफॉर्मेंस है, वो 10% के आधार पे अच्छा नहीं हो सकता है। मेरा परफॉर्मेंस मुझे अच्छा करना है, मेरी अभिव्यक्ति मुझे अच्छी करनी है, मेरे कर्मों को मुझे अच्छा करना है, तो मुझे अपने उस 90% पे ही काम करना होगा। और वो 90% में क्या क्या है? पहली चीज जो मैंने बताई, मेरी वृत्ति, मेरा चिंतन। दूसरी चीज है, मेरे अंदर स्मृति कौन सी है, जिसको हम मेमोरी कहते हैं। हमारे फोन में भी मेमोरी कार्ड होता है। आजकल हमारे स्मार्टफोन में इनबिल्ट मेमोरी भी बहुत ज्यादा होती है। कभी कभी 64 GB होती है, किसी किसी में 128 GB होती है, और छोटे से मेमोरी कार्ड की भी बहुत ज्यादा मेमोरी होती है। ठीक वैसे ही हमारी आंतरिक जो जगत के अंदर मेरी स्मृति है, जो आत्मा का ही एक हिस्सा है, वो स्मृति यूं तो बहुत सूक्ष्म है, परंतु उसके अंदर स्टोरेज बहुत बड़ा है। क्या मैंने कभी सोचा है, देखा है कि मेरी स्मृतियों में क्या क्या है? कैसे पता चलता है कि मेरी स्मृति में क्या है? स्मृति में, मेमोरी में जो चीजें होती है, वो ऑटोमेटिक काम करती है। जैसे कुछ चीजों का आपको डर लगता है। ये डर क्यों लगता है, भय क्यों लगता है? क्योंकि वो आपकी स्मृतियों में कहीं ना कहीं स्टोरेज में उस चीज का भय पहले से ही कोई घटना हुई है, इस कारण से है। जैसे एक बच्चा बचपन से ही पानी से डरता था, मनोचिकित्सकों ने बहुत मेहनत की, उसका डर मिटे पर मिट नहीं रहा था। फिर उसके ऊपर प्रयोग किया गया हिप्नोटिज्म के द्वारा, तो पाया गया कि वो बच्चा पिछले जन्म में पानी में डूब करके मर गया था। अब इस कारण से उसकी अंतिम स्मृति जो बहुत स्ट्रांगली उसके अंदर सेव हो गई, स्टोरेज में चली गई, वो कौन सी थी?
कि वो पानी से घबरा गया था। अब इस जन्म में भी वो पानी को देखते ही घबरा रहा है। ये होती है स्मृति। बैड मेमोरी भी होती है तो गुड मेमोरी भी होती है। अब मेमोरी कैसे काम करती है? मेमोरी हमारे बिहेवियर को, हमारे व्यवहार को, हमारे कर्म को बहुत ज्यादा प्रभावित करती है। इसलिए हमें अपनी मेमोरी को क्लीन करना चाहिए। हो सकता है कि कभी कोई बुरा हमारे साथ घटना हुई हो, जैसे कभी आपने पहली बार माइक पर बोलना शुरू किया, तो होता है कि आप पहली बार जब माइक पे बोल रहे हैं तो आप घबरा गए, लोगों ने हंसी उड़ाई, अथवा आप भूल गए, जो बोलना था वो बोल ही नहीं पाए, अथवा सब कुछ भूल गए, आप थोड़ी देर के बाद बैठना पड़ा। आप इतने घबरा गए कि आपका पूरा बदन कांपने लगा और आपको ऐसा लगा कि आपको चक्कर आ रहा है। इस तरह की बहुत बार कईयों के साथ होता है, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम वो फियर होता है। लेकिन उस घटना को हमने अगर इतना ज्यादा स्ट्रांगली अपनी मेमोरी में डाल दिया तो जिंदगी में कभी भी फिर हम बोल नहीं पाएंगे। हमें उस मेमोरी को अंदर से क्लीन करना हो तो क्या करना है? हमें अपने आप को उसी घटना में, उसी इंसिडेंट में बार बार लाना है। हमें वो काम बार बार करना है जिस काम में हम फेल हो गए थे, जिस काम में हमारी आलोचना हुई थी, जिस काम में हमें मजाक उड़ाया गया था, या जो भी कुछ, उसको हमें बार बार करना है। कोई भी चीज बार बार करेंगे तो फिर से हमारा कॉन्फिडेंस धीरे धीरे डेवलप हो जाएगा और ये मेमोरी क्लीन हो जाती है। और इसीलिए मेडिटेशन क्या है? मेडिटेशन का रोल मैं आपको बताती हूँ। मेडिटेशन का रोल है इंटरनल मेमोरी को चेंज करना। हमने बार बार अपने को अगर ये कहते रहे कि बहुत मुसीबतों में जी रहे हैं, बहुत सामना कर रहे हैं, बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, बार बार गलतियां कर रहे हैं, फेल हो रहे हैं, अगर ऐसी चीजें मैंने अपनी मेमोरी में डाली है तो इस मेमोरी को अब हमें मेडिटेशन के द्वारा बदलने की प्रक्रिया करनी है। क्योंकि ये मेमोरी इतनी स्ट्रांग है, आपने सुना होगा कि हवाई जहाज जो होता है, एयरक्राफ्ट, किसी भी हवाई जहाज का जब एक्सीडेंट होता है तो आपने न्यूज में सुना होगा कि सबसे पहले जहां एक्सीडेंट का मलबा गिरता है तो वहां एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम पहुंचती है, आर्मी पहुंचती है, पुलिस पहुंचती है। तो सबसे पहले क्या करती है? तो हमने बहुत बार न्यूज में सुना है कि वो उस मलबे में उस एयरक्राफ्ट के ब्लैक बॉक्स को ढूंढती है। ये ब्लैक बॉक्स क्या है? ब्लैक बॉक्स वो मेमोरी का स्टोरेज है जो हर एयरक्राफ्ट में होता है। और वो क्या करता है, इतना स्ट्रांग होता है एक तो वो ब्लैक बॉक्स कि जो पानी में गिर जाए एयरक्राफ्ट, जल जाए, किसी तरह से टुकड़े टुकड़े हो जाए पूरा एयरक्राफ्ट, लेकिन वो कभी भी खत्म नहीं होता है। इसीलिए उसको ढूंढा जाता है। अगर सागर के अंदर भी प्लेन गिरा है तो भी गोताखोरों को, सबमरीन को ले जाके ब्लैक बॉक्स को ढूंढा जाता है और वो ब्लैक बॉक्स टेक्निकली खुला जाता है। पानी से, आग से उसका कुछ नहीं बिगड़ता है। टेक्निकली जब कंपनी खोलती है तो उसमें क्या होता है, लास्ट टाइम तक की सब चीजों की रिकॉर्डिंग होती है। जैसे पायलट ने क्या मैसेज दिया लास्ट टाइम, क्या अटैक हुआ, कि कोई बादल से टकरा गया एयरक्राफ्ट, के क्या हुआ था, अंत में कैसी कैसी आवाजें आ रही थी, जो पैसेंजर थे वो क्या बोल रहे थे, कॉकपिट में से क्या बोला जा रहा था, सब कुछ उसके अंदर रिकॉर्ड होता है। और ये ब्लैक बॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। वैसे ही जब ब्लैक बॉक्स मिल जाता है तो जैसे सारी गुत्थी सुलझ जाती है कि एयरक्राफ्ट कैसे गिरा, कैसे टूटा, वैसे ही परमात्मा ने हमारे अंदर भी एक ऐसा ब्लैक बॉक्स दिया है और उस ब्लैक बॉक्स का नाम ही है मेमोरी। मेमोरी में जो चीज चली गई वो स्टोर रहती है, एक जन्म नहीं कई जन्मों तक भी स्टोर में रहती है।
अब मेडिटेशन क्या करता है? मेडिटेशन उस मेमोरी को क्लीन करता है, उसे देखता है। मेडिटेशन में हम उसे देख पाते हैं, उसे महसूस कर पाते हैं और फिर उसे हम बदल पाते हैं। क्योंकि मेडिटेशन खुद में एकांत में बैठना और खुद से बात करना, साधारण रूप से नहीं, खुद से बात भी हमको कैसे करनी है? खुद के उस दिव्य स्वरूप को देख करके बात करनी है, बाह्य स्वरूप को देख करके बात नहीं करनी है। मैं एक स्त्री हूं, मैं एक पुरुष हूं, मैं ये हूं, ये सब नहीं। जब हमने पहले आवरणों को हटाया, हमारे इनर वर्ल्ड में पहुंचकर मैं एक ज्योति स्वरूप, एक पावरफुल बीइंग, एक स्पिरिचुअल बीइंग, एक आत्मिक सत्ता हूं। और ये आत्मज्ञान को जागृत करके जब हम बैठते हैं तो हमारे अंतर जगत के वो सारे पासे हम देख पाते हैं। मेरी वृत्ति कैसी है, मेरी मेमोरी कैसी है, उस मेमोरी के आधार पर मेरा व्यवहार कैसा है। क्योंकि जो स्मृति में है वही मेरे व्यवहार को प्रभावित अवश्य करता है। सिंपल एक उदाहरण देती हूँ। आप एक बार भरी बाजार में जा रहे थे, कल्पना कीजिएगा, थोड़ा विजुलाइज कीजिएगा। आप एक भीड़ भरी बाजार मार्केट से गुजर रहे थे। अचानक आपको पीछे से आवाज आती है, और पीछे से आवाज आती है तो आप देखते हैं कि एक बड़ा सा काला कुत्ता वो दौड़ के आ रहा है। और जैसे आप उसको देखते हैं, आपके थॉट में पहली चीज क्या आएगी कि ये कुत्ता कहीं मुझे पकड़ लेगा, मुझे काटेगा। और आपकी थोड़ी सी स्पीड आप बढ़ा देते हैं कि चलो मैं थोड़ा जल्दी जल्दी निकल जाऊं, ये कुत्ता पीछे से आ रहा है। और देखते हैं पीछे तो और पीछे आ रहा है। फिर आप और घबरा जाते हैं तो आप रन करना शुरू कर देते हैं कि चलो मैं थोड़ा दौड़ लेता हूं, कहीं ये कुत्ता आज मेरे को शिकार बना देगा। और फिर वो जनरली क्या होता है, कुत्ता पता नहीं कहाँ जा रहा था, जरूरी नहीं कि उसका टारगेट आप थे, लेकिन जैसे आप दौड़ते हैं वो कुत्ता जरूर आपको फॉलो करता है और वो आपके पीछे पीछे उतना ही तेजी से दौड़ता है। फिर तो आप अपनी स्थिति को इमेजिन करिए, क्या हो जाती है, बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं आप। और थोड़ा आगे पहुंचने पर आप एकदम हाफ जाते हैं, थोड़ा सा रुक जाते हैं, और उसी समय आप थोड़ा पीछे देखते हैं तो क्या होता है, एक वृद्ध व्यक्ति पीछे चल रहा था और वो गिर गया। और उस कुत्ते ने उस व्यक्ति के पांव में बुरी तरह से काट लिया और उसको खून निकल गया, उसका मांस भी निकल गया। वो थोड़ी देर तड़पने लगे, बहुत से लोग इकट्ठे हो गए। किसी ने कहा एम्बुलेंस मंगाइए, इनको इंजेक्शन लगाना पड़ेगा, ये वो, ये सारी प्रक्रिया आपकी आंखों के सामने हुई। आपको कुछ नहीं हुआ, लेकिन आपकी आंखों के सामने हुई। चलिए थोड़ी देर में वो तो हॉस्पिटल चले गए, कुत्ते को भी पकड़ लिया गया और सब कुछ ठीक हो गया। लेकिन ये जो सारा दृश्य आपकी मेमोरी में गया, अब क्या होता है, आपके अंदर कुत्ते के प्रति आपका जो सोच है वो बदल जाती है। अब जस्ट दूसरे दिन आप अपने किसी दोस्त के घर जाते हैं। वैसे आप कई बार उस दोस्त के घर गए हैं, लेकिन जैसे आज आप वहां पर गए, आपने गेट के पास देखा एक बोर्ड लगा है, बिवेयर ऑफ डॉग, कुत्ते से सावधान। अब आप सबसे पहले क्या थॉट आपकी बुद्धि में आता है, अरे भाई यहाँ पे भी कुत्ता, भाई भरोसा नहीं। आप वहां अंदर जाने की कोशिश नहीं करके सबसे पहले आपके दोस्त को आवाज लगाते, भाई फलाना मेरी जरा बाहर आना। तो बोलता है आजा आजा अंदर आजा, गेट खुला है। नहीं 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 नहीं, वो तो ठीक है, गेट तो खुला है, लेकिन क्या है ना, वो तुम्हारा जो डॉग है ना, उसको थोड़ा सा तुम संभाल लो, फिर मैं अंदर एंटर करूंगा। वो बोलता है अरे तुम उससे क्यों घबराते हो, है ना, इट्स माई पेट डॉग, वो मेरा पालतू कुत्ता है, तुम घबराओ मत। लेकिन आप घबराएंगे जरूर।
सुनाई दे रहा होगा ना? थोड़ा सा हाथ हिला दीजिए। ओके, तो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं जैसे मेमोरी में चली गई, वैसे ही व्यक्ति व्यक्ति के साथ में भी बहुत बार इस तरह से मेमोरी के कारण अजीब ढंग से व्यवहार करता है। तो अब हमें अपनी मेमोरी को क्लीन करना है। किसी भी चीज से अगर मैं डरती हूँ, कोई आवश्यकता नहीं है डरने की। कोई भी चीज मुझे परेशान करती है, कोई आवश्यकता नहीं है परेशान होने की। किसी भी कारण से मैं किसी फील्ड में फेल हो गई हूँ, कोई आवश्यकता नहीं है कि उस बात को हम याद रखें कि मैं अभी भी फेल ही हो जाऊंगी। मेडिटेशन अर्थात खुद को वो एफर्मेशन कि वास्तव में मैं एक अलग शक्ति हूं और मैं मालिक हूं। आपको मेडिटेशन में खुद को अभी क्या कहना है, चलिए हम कुछ देर के लिए वो अभ्यास करेंगे। मैं इस तन की मालिक, मैं जैसा चाहूं वैसा इस शरीर को चला सकती हूँ। ये मेरी इंद्रियां है, ये मुझे मिला हुआ साधन है। इस शरीर से मुझे बहुत अच्छे काम करने हैं। इस शरीर के अंदर मैं मस्तिष्क के अंदर बैठी हूं। देखिए जरा अपने को, मैं ज्योति स्वरूप आत्मा मस्तिष्क के बीच एक सितारे की तरह चमक रही हूं और मैं एक अविनाशी सत्ता हूं। बहुत सारे जन्म मैंने इससे पूर्व भी लिए हैं। वर्तमान में ये मेरा जन्म है जिसमें मुझे यह शरीर मिला है। इस शरीर ने मेरा बहुत साथ दिया है। इसी शरीर से मैंने चलना सीखा, दुनिया को देखा, किताबों को पढ़ा, डिग्री को पाया, सभी लोगों का प्यार पाया, कितने सारे कर्म किए, कितनी कलाएं सीखी। ये शरीर मेरा बहुत अच्छा साथी है। मैं इसका मालिक भी हूं, मैं इसकी साथी भी हूं। शरीर को मैं अपने मन के द्वारा चलाती हूँ। अपने मन को, संकल्प शक्ति को वे उसके रूप में देखें। आत्मा ज्योति स्वरूप है, उसके अंदर से निरंतर कुछ वेव्स बन रहे हैं, कुछ प्रवाह निकल रहे हैं, कुछ प्रकंपन निकल रहे हैं। ये प्रकंपन मेरे विचार है। जैसे अगरबत्ती से खुशबू निकल निकल के फैलती है, वैसे मैं ज्योति स्वरूप आत्मा मुझसे विचारों की तरंगे निकल निकल कर अपने आस पास फैलती है। मैं जिस व्यक्ति को, जिस वस्तु को याद करती हूँ, उस तक ये प्रकंपन पहुंचते हैं।
मेरे सोचने में जो भाव है वो भी उस व्यक्ति तक, उस वातावरण तक पहुंचते हैं। ये विचार मेरी बहुत बड़ी शक्ति है। इन विचारों के माध्यम से ही तो मैंने कितना कुछ महसूस किया। कभी प्रकृति का सुख देखा, सर्दी, गर्मी, मानसून, यह भी सब अनुभव करती हूँ मैं। तो कई संबंधों के अंदर भी प्रेम का, आदर का, अनेक प्रकार का अनुभव किया। यही मन है जो मुझे कल्पना के माध्यम से कितनी न रचनात्मक चीजों की ओर ले जाता है। मेरा मन एक प्रयोगशाला भी है, जहां मैं जो सोचती हूँ वैसा मैं बन जाती हूँ। इस सत्य को मुझे महसूस करना है। मैं ये सोचूं, इस संसार में सभी बहुत अच्छे हैं, जगत में सभी निर्दोष है, केवल अपना विश्व नाटक का किरदार निभा रहे हैं, किसी का कोई दोष नहीं। कोई कुछ भी बोलता है, कुछ भी करता है, लेकिन ये सब केवल ये सृष्टि नाटक का जो भी स्क्रिप्ट है उसका हिस्सा है। मैं भी इस सृष्टि नाटक के स्क्रिप्ट में मुझे मिला हुआ किरदार निभा रही हूँ। मेरे अंदर अनंत शांति है, गहरी शांति, और मुझमें अनंत शक्तियां भी है। महसूस करें, मैं ज्योति बिंदु आत्मा अनंत शक्तियों से भरपूर हूँ। मैंने इस धरा पर बहुत ऊंचे कर्तव्य भी किए हैं। मैंने अनेक जन्म श्रेष्ठ दाता के रूप में, देवता के रूप में प्राप्त किया था। सो आज भी मैं बहुत महान आत्मा हूं। मुझमें सबके प्रति प्रेम भरा हुआ है। मुझे खुद से बहुत ज्यादा विश्वास है। ये आत्मविश्वास मेरा साथी है। मैं जो भी निर्णय करती हूँ वो मेरे अनुभव के आधार पे करती हूँ। अब मुझे अपने विवेक को जागृत रखना है।
बैलेंस्ड रहना है, जिससे मेरा हर निर्णय यथार्थ होगा। पश्चाताप नहीं करना पड़ेगा। मैं जो भी कदम उठाऊं, मेरी इस विवेक के साथ उठाऊं। मैं एक भाग्यवान आत्मा हूं। मैं किस्मत बनाकर आई हूं और अभी भी मेरे एक एक कर्म से मैं अपने भाग्य का निर्माण करती हूँ। मैं ही अपने भाग्य का निर्माता हूँ। मैं जैसा चाहूं वैसा अपना भविष्य बना सकती हूँ। इसी विश्वास को लेकर अब अंतर जगत से बाहर की ओर चलते हैं। फिर से उस भान में आ जाते हैं कि मैं कौन सा बिजनेस कर रहा हूँ, जॉब कर रहा हूँ, मेरे परिवार जनों की जिम्मेदारी निभा रहा हूँ। पर कुछ देर रोज इस तरह से अंतर जगत को अनुभव जरूर करें। प्रतिदिन अगर आपने कम से कम 20 मिनट इस तरह से अंतर जगत के अनुभवों में बिताया और उसमें भी परमात्मा की किरणों को अपने ऊपर महसूस किया, जैसे ही आप सूक्ष्म स्थिति में जाते हैं, शांत पवित्र स्थिति में जाते हैं, आपका कनेक्शन परमात्मा के साथ होता है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी मैच हो जाती है। तो हम आगे के नेक्स्ट प्रोग्राम में परमात्मा से मिलन कैसे करें उस पर भी विषय लेंगे। तो आज आप सभी ने ये जो अंतर जगत की यात्रा मेरे साथ में की, अपने चित्त को, अपनी वृत्तियों को, अपनी स्मृतियों को और स्मृतियों के पड़ने वाले प्रभाव को, अपने कर्मों को जरूर चेक किया होगा। चेक करके और इसे परिवर्तन करने की दिशा में भी संकल्पबद्ध होंगे। तो इसी दिशा में हम सभी को